जय भीम साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रमुख 6 नेताओं के बारे में जो दलित समाज से ही आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते हैं तो वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी घातक सिद्ध हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आते हैं मान्यवर कांशीराम साहब। मान्यवर कांशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं। कांशीराम जिन्होंने उत्तर भारत में पहली बार दलितों को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया था। कांशीराम ने सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति शुरू की थी। साल 1958 में कांशीराम पुणे के डीआरडीओ में लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थे, लेकिन नौकरी के दौरान एक ऐसी घटना हुई कि वो दलित राजनीति की ओर मुड़ गए। कांशीराम की जीवनी लिखने वाले प्रोफेसर बद्री नारायण लिखते हैं, उनके ऑफिस में ज्योतिबा फूले के नाम पर कोई छुट्टी कैंसिल कर दी गई थी। इसका उन्होंने विरोध किया। तमाम कोशिशों के बावजूद दलित कर्मचारी एकजुट हुए तो वह छुट्टी कर दी गई। इस घटना के बाद उन्हें समझ आ गया था कि जब तक दलित कर्मचारी एकत्रित नहीं होंगे तब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। साल 1977 की बात है। मायावती उस वक्त 21 साल की थी और दिल्ली के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी। कांशीराम ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में मायावती को जोरदार भाषण देते हुए सुना। मायावती के भाषण को सुनकर कांशीराम काफी प्रभावित हुए और वे उनके पिता से मायावती को राजनीति में भेजने की गुजारिश की, लेकिन जब पिता ने मना कर दिया तो मायावती जी ने अपना घर छोड़ दिया और वह पार्टी ऑफिस में रहने लगी। 3 जून 1995 को मायावती उत्तर प्रदेश की सबसे युवा और दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। 2001 में कांशीराम ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। कांशीराम पर किताब लिखने वाले एस गौतम उनके शुरुआती दिनों को बताते हैं कि एक बार कांशीराम किसी ढाबे पर बैठे थे। वहां कुछ ऊंची जाति के लोग आपस में बैठकर बात कर रहे थे। उनकी बात का मजमून यह था कि उन्होंने सबक सिखाने के लिए दलितों की जमकर पिटाई की। इसे सुनकर कांशीराम बिफर पड़े और बात मारपीट तक आ पहुंची। कांशीराम इस बात को भली भांति जानते थे कि राजनीति के जरिए ही दलितों की किस्मत बदलेगी। प्रोफेसर बद्री नारायण उनसे जुड़ा हुआ एक और किस्सा बताते हैं। वह कहते हैं कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने कांशीराम को राष्ट्रपति बनने का ऑफर दिया। कांशीराम ने कहा कि राष्ट्रपति क्या, मैं तो प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। एक इंटरव्यू के दौरान कांशीराम जी से पूछा गया कि आपकी बातों से तो लगता है कि आप सत्ता में आने के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर लेंगे, नींबू की तरह निचोड़कर नरसिम्हा राव को फेंक देंगे। इस सवाल के जवाब में कांशीराम ने कहा कि नींबू की तरह निचोड़कर नहीं, वैसे ही छोड़ देंगे। कांशीराम जी का जो मुख्य फोकस था वह था बहुजनों को सत्ता में पहुंचाना। दूसरे नंबर पर आते हैं के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन का जन्म 27 अक्टूबर 1920 को केरल के कोट्टायम जिले के उंझावूर गांव में हुआ था। उनका परिवार पारवण जाति से था, जिसे पारंपरिक रूप से अछूत माना जाता था। नारायणन की सर्वोच्च पद तक की उल्लेखनीय यात्रा यहीं इसी गांव से शुरू हुई। के.आर. नारायणन ने अपनी शैक्षणिक प्रतिभा से अंग्रेजी साहित्य में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। इस अकादमिक सफलता ने लंदन के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप समर्थित अध्ययन अवधि का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आगे की शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने राजनीति विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल की। लंदन में उन्होंने हेरोल्ड लास्की के अधीन रहकर राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया। वर्ष 1984 में के.आर. नारायणन का लोकसभा राजनीति में प्रवेश हुआ, जब उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया। केरल के ओट्टपालम सीट से उन्हें पर्याप्त वोटों के साथ जीत हासिल हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की टिकट पर के.आर. नारायणन ने लगातार 3 बार आम चुनाव में हिस्सा लिया और भारी मतों से जीत हासिल की। राजीव गांधी की सरकार में वे राज्य मंत्री भी रहे। अपने पूरे राजनीतिक जीवन के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के प्रशासन में विभिन्न मंत्री पद संभाले। वर्ष 1992 में के.आर. नारायणन को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उस समय देश के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। इसके बाद वर्ष 1997 में नारायणन को भारत के 10वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया।
वे इस प्रतिष्ठित पद को ग्रहण करने वाले केरल के पहले व्यक्ति और पहले दलित हैं। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब उन्हें भारत के 10वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इस बात पर कोई दो राय नहीं है कि के.आर. नारायणन एक कुशल राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए 2 मौकों पर राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए सरकार के फैसले पर प्रश्न उठाया था। एक कुशल और जिम्मेदार राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्तियों के माध्यम से राष्ट्र को अपने पद पर अपने कार्यों को समझाने की प्रथा की शुरुआत की। देश के राष्ट्रपति पद को संवैधानिक मानदंडों के सावधानीपूर्वक पालन करने और कार्यालय की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखने के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए उन्हें आज भी सम्मान से याद किया जाता है। के.आर. नारायणन ने भारतीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विभिन्न कार्यों का लेखन और सहलेखन किया। के.आर. नारायणन का निधन अपनी राजनीतिक उपलब्धियों से परे नारायणन अपनी बौद्धिक कार्यों और निर्णयों के लिए प्रसिद्ध थे। वह एक गहन विचारक और एक सर्वज्ञानी वक्ता थे जो भारतीय और वैश्विक दोनों मामलों की गहरी समझ रखते थे और हमेशा देश हित के लिए कार्य करते थे। के.आर. नारायणन का निधन 9 नवंबर 2005 को दिल्ली में हुआ। केरल की एक साधारण कंपनी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की उनके जीवन भव्यतापूर्ण यात्रा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के सामाजिक और लोकतांत्रिक सार को दर्शाती है। उनका जीवन और योगदान भारत और दुनिया भर में गुमनाम लोगों के लिए प्रेरणा का एक प्रतिष्ठित स्रोत है। तीसरे नंबर पर आते हैं रामनाथ कोविंद। श्री रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के पारोक गांव में हुआ था। एक साधारण परिवार से होने के कारण उनका जीवन सादगी पूर्ण रहा है। उनकी स्कूली शिक्षा और उच्चतर शिक्षा भी कानपुर में हुई। उन्होंने पहले कॉमर्स ग्रेजुएट की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर कानपुर विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त किया। रामनाथ कोविंद की सोच यह है कि जनता और सरकार में उनके प्रतिनिधियों के बीच समान रूप भागीदारी होनी चाहिए और इसके लिए सभी को अधिक से अधिक प्रयास करने चाहिए। राज्यपाल के रूप में श्री कोविंद की उपलब्धियों को देखते हुए 2017 में वे राष्ट्रपति पद के मजबूत दावेदार के रूप में उभर कर सामने आए। सर्वोच्च संवैधानिक पद पर उनके निर्वाचन के बाद उन्होंने अत्यंत दूरदर्शिता और विनम्रता के साथ भारत के प्रथम नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाया। मई 1974 में श्री कोविंद का विवाह श्रीमती सविता कोविंद से हुआ था। चौथे नंबर पर आते हैं प्रकाश अंबेडकर। प्रकाश अंबेडकर का जन्म 10 मई 1954 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम यशवंत अंबेडकर और माता का नाम मीराबाई अंबेडकर है। प्रकाश अंबेडकर अपने दादा भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नामित किया गया था। प्रकाश अंबेडकर ने सेंट डेनिस हाई स्कूल और सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई में शिक्षा लिया। उन्होंने 1982 के बाद से पूरे भारत में कई सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनके छोटे भाई आनंद राज अंबेडकर रिपब्लिकन सेना के नेता हैं। प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र राजनीति में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वह संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पोते हैं। उनके पिता का नाम यशवंत अंबेडकर है। कहा जाता है कि बाबा साहब ने ही उनका नाम प्रकाश रखा था। बाबा साहब के परिनिर्वाण से 2 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। उनके अन्य 2 भाई और 1 बहन है और इन सभी का जन्म बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के उपरांत हुआ था। 5वें नंबर पर आते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई दिल्ली में ही पूरी की है। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले चिराग पासवान फिल्मों में अपना कैरियर बनाना चाहते थे, जहां उन्हें सफलता नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने अपने पिता के साथ राजनीति में किस्मत आजमाई। अपनी पहली फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद चिराग ने राजनीति में अपनी किस्मत का सिक्का आजमाया। उन्होंने 2014 में जमुई सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के लिए चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्होंने सुधांशु शेखर को 25,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। वहीं 2019 में भी उन्होंने अपनी सीट पर कब्जा कायम रखा। चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल किया
उन्होंने बिहार के हाजीपुर सीट से 1,70,000 वोटों से जीत हासिल किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, चिराग राजनीति से पहले बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता भी रह चुके हैं। 6वें नंबर पर आते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। चंद्रशेखर आजाद का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक सामान्य दलित परिवार में हुआ था। इनके पिता एक सरकारी अध्यापक थे। चंद्रशेखर देहरादून से कानून की पढ़ाई करके एक वकील बने। चंद्रशेखर एक मामूली वकील से सुप्रसिद्ध राजनेता कैसे बने, आइए इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला है सहारनपुर। सहारनपुर में एक इलाका पड़ता है, नाम है छुटमलपुर। छुटमलपुर में हिंदुस्तान नाम का एक इंटर कॉलेज भी है। एक दिन एक दलित लड़का कॉलेज जल्दी पहुंच गया। आधे घंटे बाद वह खून से लथपथ पड़ा था। उसे सवर्ण जाति के बच्चों ने बहुत मारा क्योंकि उसने बेंच साफ नहीं किया था। बीते दिन लड़कों ने उसे फिर पीटा, वजह थी कि एग्जाम में सवर्ण बच्चों से ज्यादा नंबर ले आया था। दलित बच्चे ने जब इसके बारे में अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने न्याय पाने के लिए हिम्मत दिखाई। वह एक वकील के पास पहुंचे। वकील का नाम था चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के पास जब यह मामला पहुंचा तो उन्हें लगा कि सीधे तरीके से तो शायद न्याय मिलना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा भीम आर्मी। यह संगठन दलितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ने लगा। संगठन बनने के बाद उस दलित बच्चे की समस्या का समाधान भी हुआ। उसके बाद जन्म हुआ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण का, जिन्होंने एक मामूली वकील से नेता बनने की तरफ अपना पहला कदम रख दिया। समय बीतता गया और चंद्रशेखर लाखों लोगों को जोड़ते हुए, उनकी आवाज उठाते हुए एक बड़ा नाम बन गए। साल 2020 में कांशीराम साहब के जयंती पर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आजाद समाज पार्टी भी बना ली। साल 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ। चंद्रशेखर आजाद ने तय किया कि वह चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव लड़ा, लेकिन वह बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। सबको लगा कि शायद चंद्रशेखर अब शांत हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। साल 2024 का लोकसभा चुनाव आया। उन्होंने यूपी के नगीना सीट से चुनाव लड़ा और करीब 1.5 लाख वोटों से चंद्रशेखर आजाद ने जीत हासिल किया। 25 जून 2024 को उन्होंने लोकसभा में बतौर सांसद शपथ लिया। शपथ लेते ही लोकसभा में चंद्रशेखर का ढाकड़ अंदाज नजर आया। उनके शपथ के पीछे से आवाज आई, पूरा भाषण देंगे क्या? जिस पर चंद्रशेखर ने भी भारी आवाज में जवाब दिया, और क्या, वही तो देने आए हैं, हम बोलेंगे और आपको सुनना भी पड़ेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।